न्यूट्रल नहीं होता। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इस पर। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो। पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स रहने तो कभी न्यूट्रल्स को साथ देने की तंबीह करने वाले इमरान खान ने अपने हालिया बयान में कहा है कि खुद को न्यूट्रल कहने वाले इदारे करप्ट हुकूमत के साथ हैं। जहां इमरान खान मुल्क के 3 टुकड़े होने और पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में बयानात दे रहे हैं, वहीं आज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और डेप्यूटी नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में बात की है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और डेप्यूटी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के तहत इलाकाई अवामिल और सिक्योरिटी पर सेमिनार से खिताब किया और खिताब में जनरल नदीम रजा ने जोर दिया कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पांस और तबसरा देने की मजाज है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जनरल नदीम रजा ने कहा है कि कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाजुन के दायरा कार में है। हमारा कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के खतरे के खिलाफ बैन अल-अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक है। एक जानिब इदारों की जानिब से गैर ज़रूरी बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ाम रेज़ करने की हिदायत की जा रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से हालिया बयानात जलती पर तेल का काम कर रहा है। आज रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह एडवोकेट की जानिब से जारी वीडियो बयान में कहा गया कि इमरान खान के बाल को भी नुकसान हुआ, तो बाल भी भीगा हुआ, तो मुल्क चलाने वाले सुन लें, आप ना तो आप बचेंगे और ना ही आपकी फैमिलीज। अताउल्लाह एडवोकेट ने मजीद कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं खुदकुश हमला करूंगा, और इस तरह और भी हजारों खुदकुश हमलावर तैयार हैं। क्या कह रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एमएन ने कहा, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। इमरान खान के बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें, ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों कारकुन तैयार है। आप क्या समझते हैं खुदकशी आराम है? मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो, तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़े रहे हो द पार्लियामेंट के ते मुनाफिकीन में टोलो रो करी वे चे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी चे चौक दे मामूल सौदा के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अताउल्लाह एडवोकेट ने, जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज ये बयान दिया है कि वो खुदकुश हमले का इरादा रखते हैं। और फिर उनका क्या कहना है कि वो किसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान चलाने वालों को ये धमकी दे रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे सवालात उठते हैं, और उससे पहले शहरियार अफरीदी कह चुके हैं, गुलाम सरवर खान ये कह चुके हैं, और उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी हैं। क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? क्या बराह रास्त इदारों को धमकाने के मुतरादिफ नहीं? और क्या ये काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं है? इस तरह के बहुत सारे सवालात उठाते हैं। और फिर ये जो प्रेशर माउंट किया जा रहा है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, क्या नुकसानदेह होगा? क्या अल्टीमेटली ये मजीद तफरका नहीं फैलाएगा, मुल्क को तकसीम नहीं करेगा, इससे तकसीम मजीद वाज़ेह नहीं होगी? ऐसे बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि अताउल्लाह एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से एमएनए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो खुदकुश हमला करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को चलाने वाले इदारों को धमकी दे रहे हैं, उनके बच्चों को धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोग सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके सामने है कि 1977 के अंदर भुट्टो साहब को जब उतारा गया और फिर 1979 में जब फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, तो आपको बीसियों मिसालें, सैकड़ों मिसालें मिलेंगी कि लोगों ने खुदकशियाँ कर ली थी अपने ऊपर तेल छिड़क कर। ये एक एफिलिएशन और एक इफेक्शन का एक इजहार है। सर, a person like you can justify this, I still doubt। आप तो बड़े पुराने और दरीना सियासी कारकुन हैं, आपने बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल की। भाई, आप जस्टिफाई करने पे आओ,
रेहान भाई, जस्टिफिकेशन लेने पे आओ या वेरिफिकेशन पे आओ तो हर इंसान की, हर अदारे की, हर पार्टी की, हर ग्रोह की 7500 चीज़ें दिन में होती हैं कि जो वेरीफाई नहीं हो सकती, जिसको जना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और 7500 होती हैं कि जो जस्टिफाई हो जाती है। तो ये कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने एक जज्बे का, एक वलवले का, एक जोश का इजहार और सर ये किया। कैसा जज्बा है, जो ये इस वक्त कैसा चल जोश रहा है और कैसा पिछले- वलवला है कि आप इदारों को, उनकी फैमिलीज को धमका रहे हैं कि भाईजान मैं खुद कुछ धमाका कर दूंगा और उसके बाद कोई नहीं बचेगा। नहीं, सर, अदारों क्या को खुद नहीं, कुछ अदारों को नहीं। उन्होंने आप कहा सुनो तो कि सही मैंने सुना नहीं है वो, मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने ये कहा है कि मैं बन जाऊंगा जाना, अपनी जान दे दूंगा, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। बाकी ये चीज़ के अदारों नहीं, ये को बात या होती किसी तो शायद दूसरे इसका को, डिफरेंट ऐसा एंगल तो होता, मैं लेकिन पता- क्योंकि आपने सुना नहीं है, ऑब्वियसली इसका भी मार्जिन बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। लेकिन अगर आप मैंने उसको नहीं- मैंने सुनेंगे उसका तो आई बयान सुना नहीं। होप, बल्कि आई एम श्योर कि आप उसको कंडेम करेंगे अगर आप सुनेंगे। तो मैं उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान का अगर बाल भी बीका हुआ तो मैं खुद कुछ धमाका करूंगा और फिर इदारे, उनकी फैमिलीज, उनको मुतनब्बे कर रहा हूं कि फिर कोई नहीं बचेगा। नहीं, उन्होंने कहा ना मैं अपना धमाका कर लूंगा। मुल्क चलो, चलाने एक वाले एंगल से इदारे, उनके जज्बे का इजहार होता है, सोच लेकिन लें, किसी को टारगेट आप करके रहेंगे, अगर कहा है तो गलत है। ना गलत आपके है। बच्चे रहेंगे। आपको पता है मुल्क कौन चलाता है, कि मुल्क चलाने के लिए जो रियासती इदारे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं सर। बिल्कुल कंडेम। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब सर ये जो प्रेशर माउंट हो रहा है, मतलब न्यूट्रल्स कह लें आप उनको इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, आप मुक्तदिर हल्के कह लें, ये प्रेशर जो माउंट किया जा रहा है, डू यू थिंक कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा आने वाले दिनों में? रेहान भाई, इस पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं कहा गया। लोगों की शायद, पब्लिक की शायद जो है ना मेमोरी थोड़ी सी शार्ट होगी, और होती भी है नेचुरली। हर माशरे सोसाइटी के अंदर आवाम की मेमोरी शार्ट होती है। मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ। मैं आपको पिछले 70 साल की हिस्ट्री अगर गिनवा दूँ, इसी पीपल्स पार्टी की, इसी नून लीग की, इसी महमूद खान अचकज़ई की, इसी मौलवी फजलुर रहमान की, इन सारों की, अब ताज़ा पिछले सिर्फ 10 साल की उठा के देख लो। ताज़ा 2016 के अंदर राजा फारूक हैदर से बयान दिलवाया गया जब पनामा का फैसला आया कि जनाब अब हम फैसला करेंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की हैसियत से कि हम इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। कितना बड़ा ब्लंडर था ये बेगम सफदर रहमान और नवाज शरीफ के कहने पे। फिर इसी बेगम सफदर रहमान और नवाज शरीफ के कहने के ऊपर मियाँ जावेद लतीफ़ ने आज से 1.5 साल पहले चवल मारी। इसने कहा अगर बेगम सफदर रहमान या नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जनाब हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं मारेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये मैं अपनी तरफ और से उसके बयान बाद नहीं सर करता। आर्टिकल 62 के कितना तहत बड़ी उनके खिलाफ चवल और मुकदमा कितना दर्ज हुआ और वो बड़ा बिहाइंड द बार्स थे जावेद लतीफ साहब। सुने, अगले सर आज वजीर है वो, आज वो वजीर है, वो आज पाकिस्तान का वजीर है। आर्टिकल 62 मेरे के और आपके तहत आपने मुंह पे मुकदमा तमाचा दर्ज है। किया था सर उनके ऊपर। और आई होप पाकिस्तान सर की- मैं कम से कम श्योरिटी से कह सकता हूं कि फयाजुल हसन चौहान साहब भी जो है वो गद्दार नहीं है, जावेद लतीफ भी गद्दार नहीं है, इमरान खान भी मुल्क के साथ गद्दार नहीं है। सुने बात तो सुन लेना। मेरी बात सवाल पूछ के ना मुझसे 2 मिनट सुन लिया करें रेहान भाई, मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की हुई है। अच्छा सुने, अब वो इस वक्त वफाकी वजीर है, फिर आगे आ जाए। बिलावल जरदारी आज से साल पहले तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के अंदर बरमला कहा, जो सारे टीवी चैनल्स और अखबारात की हेडलाइन लगी कि पहले बांग्लादेश बना, अब संधु देश भी बन सकता है, सराकिस्तान भी बन सकता है, और रैकेट बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपको जुल्फकार मिर्जा की 2011 की जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिलाऊंगा। उसने कुरान सर पे रख के कहा, कुरान सर पे, कि मुझे आपके आसिफ जरदारी और इल्ताफ हुसैन ने बुला के कहा कि आलमी ताकतें माजल्ला मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहती हैं, हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। उसने कुरान सर पे रख के कहा। तो जनाबे वाला आप इनकी बातें तो जरा सुनाए ना, ये क्या क्या करते रहे। ये मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं। तो चलिए चौहान साहब, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप उनको कंडेम करते हैं तो इस बात को भी कंडेम करते हैं, पाकिस्तान का कोई ना तो टुकड़े कर सकता है। जनरल नदीर रजा साहब का नस्ट के अंदर आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि कम से कम स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात के ऊपर बेबुनियाद और गैर जरूरी बातें करने से हमें परहेज करना चाहिए। अब सर कोर कमेटी इजलास हुआ आपका, मुझे सबसे पहले तो ये बताया कि कल हुआ क्या, मतलब कोर कमेटी इजलास में आपको भी नहीं जाने दिया, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया फयाजुल हसन चौहान साहब जैसे बंदे। मैं बैठा हुआ था, आपको पता ही नहीं, सारा दिन जो ना फुटेज चली है हर टीवी चैनल में। नहीं, लेकिन इनको बदमजगी बनी इंटरेस्ट के ऊपर। वो तो फिर शहबाज गिल साहब आए तो उन्होंने एस्कॉर्ट किया आपको, लेकिन क्या हुआ था? वो शहबाज गिल साहब का और मेरा आपस का मजाक जो ना, वो पिछले 4 साल से पंजाब हुकूमत से जना चला आ रहा है। नहीं, लेकिन हुआ क्या सर? आप मतलब आपको कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की? कुछ भी नहीं हुआ। कोर कमेटी इजलास के अंदर क्या हुआ? व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर? कोर कमेटी इजलास के अंदर
कोर कमेटी इजलास के अंदर कैटेगोरिकली हर मेंबर ने इस अज़्म का इरादा किया कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया, तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर बड़ा ही अनहोनी चीज़ें जनाब देखने को मिलेंगी। एक तो इस अज़्म और इस इरादे का इजहार किया। आई होप कि वहां से कोई खुदकुश धमाके की डायरेक्शन नहीं आई होगी कि सब आपने खुदकुश जैकेट्स बांधेंगे और फिर धमाके से उड़ा लेंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो रेहान सुन लो ना यार, रेहान बात तो पूरी सुन लो यार। जी, तो आप बड़ी जल्दी तेज चली जा रहे हो, पर मुझे गुफ्तगू के हर सवाल का कोई 1.5 से 2 मिनट का जवाब तो देने दो। आपकी असल में गुफ्तगू इतनी क्रिस्पी और जूसी होती है। जी नहीं सुने ना, दूसरी चीज मुझे सही बोलने दोगे तो क्रिस्पी आएगी ना, तो बोले ही नहीं दे रहे हो जरा, तो फिर क्रिस्पी खाक आएगी। अच्छा अगली सुनो। दूसरा हमने फैसला किया कि हमारा कोई मेंबर कौमी असम्बली आपके स्पीकर असम्बली के सामने पेश नहीं होगा। ये सारा टोपी ड्रामा ढकोसला कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हमारे मेंबरान की जो 130, 31, 32, 33 हैं, उनके इस्तीफे मंजूर करके गए हुए हैं, इस्तीफे मंजूर हुए हैं। ये इल्लीगल तरीके से असम्बली चल रही है, इल्लीगल तरीके से अपोजिशन लीडर है, इल्लीगल तरीके से सारा प्रोसेस जो है ना असम्बली का चल रहा है। एक तो ये तय हुआ। तीसरा तय हुआ कि हम पंजाब की जो 20 नशिस्तें हैं उसके अंदर डंके की चोट पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और 20 की 20 नशिस्तों के ऊपर जनाब इंशाल्लाह इस नाकाम लीग को इंशाल्लाह नाकाम करेंगे। ठीक, ये मोटी मोटी 3 चीजें। चौहान साहब, अब ये जो कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का मामला है, देखिए आज स्पीकर चैम्बर के अंदर आज उन्होंने कहा था कि हम बैचेस में इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे, आपका कोई मेंबर नहीं किया है। तो कासिम सूरी साहब को जो इस्तीफे दिए थे उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह चुके हैं कि भाई ये कानूनी प्रोसेस तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो आपने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, कासिम सूरी साहब कोई नहीं भेज के गए, तो अभी क्या मतलब दिस विल रिमेन हैंगिंग इन द एयर? तो खुद जो है वो रेहान तारिक भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खुद इस वक्त जो है वो एक नून लीग के मेंबर के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके मामलात आप देख लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। अभी जो 5 स्पेशल सीटों का, जो हमारी 5 सीटें थीं जो नाअहल हुए हैं, उनके ऊपर जो इनका फ़ैसला आया है, बदकिस्मती से वो आइन का आर्टिकल 124 है या 224 है, उसका सब आर्टिकल 6 कैटेगोरिकली लिखता है कि जब भी कोई स्पेशल सीट अक़लियत की या ख़वातीन की नाअहल होगा या फोत होगा, सीट खाली होगी, तो ऑटोमेटिकली उसी पार्टी की जो लिस्ट इलेक्शन से पहले आई हुई है इलेक्शन कमीशन में, उसका पिछला मेंबर ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। तो आज तक जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25 लोगों को डी नोटिफाई या डी सीट करने का फैसला करते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। जब आपके खिलाफ कोई फैसला आ रहा होता है तो आप कहते हैं नून लीग की बी टीम है। ये डी सीट भी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया सर, वो उसने डी नोटिफाई नहीं किया तारिक साहब, वो उसने नहीं किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जना जिसे कहते हैं ना जना कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा, हाय उस जोदे पशेमा का पशेमा होना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इतनी बड़ी तोप नहीं चलाई, उन्होंने भी वक्त के बाद जना सारा फैसला दिया है। फैसला आया उसके बाद, चलो देर आए दुरुस्त आए, तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना था। बार के आगे बढ़ते हैं ना सर, अब आपने कहा कि बाय इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करेंगे हम 20 नशिस्तों पे। फैसला उसी इलेक्शन कमिश्नर ने उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि मजाज अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन है ना सर। चीफ इलेक्शन सुने, बात तो सुन लो ना। इलेक्शन कमीशन का दर्जा है हाई कोर्ट के बराबर जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दर्जा है हाई कोर्ट के जज के बराबर जी, उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट की एक ओपिनियन और रूलिंग आ गई और फैसला आ गया, उसके तनाजुर के अंदर वो पाबंद था कि उसने ये फैसला देना है। वरना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पिछले 3 महीनों से फैसले दे रहे हैं और स्पेशली पिछले 1-1.5 साल से, वो कोई इतने नए नवेले नहीं है, इतने कोई हक और सच के ऊपर मबनी नहीं है कि जिनके ऊपर हम तालियां बजाएं या उसके हम लुड़ियां डालें। इस वक्त हमजा शहबाज को आप वजीर आला नहीं मानते, उस असम्बली को भी नहीं मानते वो जो चल रही है, वहां पर भी आप बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। एक तो आप इसका सिस्टम का प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सर, हमने वफाक के अंदर जो हमारी हुकूमत को टॉपल किया गया, स्पेशली हमने कहा कि ये एक क्रिमिनल इंपोर्टेड हुकूमत है। उधर से एक फ़ैसला आया। पंजाब के अंदर हमारी स्ट्रेटजी है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के मज़दाक और ऐन मुतरादिफ वो अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ बना सकती है।
हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हमने इनको जनाब नाको चने चबवाने हैं, इनकी इलीगैलिटी को जनाब आखिरी दम तक जनाब हमने इसका मुकाबला करना है। वहाँ पे भी हमने आखिरी दम तक मुकाबला किया था, इधर भी हम आखिरी दम तक मुकाबला कर रहे हैं। जो इल्लीगल वज़ीर आला है, इल्लीगल वजारत आला है, इल्लीगल वजारत आला का इलेक्शन है, इल्लीगल काबीना है, हम उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अभी ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है, ये बुनियादी तौर पे इस इल्लीगल वज़ीर आला को बचाने के लिए अब ये सारे इलेक्शन है, तो हम इंशाल्लाह इनकी पॉलिसी को नाकाम करेंगे इस इलेक्शन को लड़ के। अच्छा चौहान साहब, हमारा राइट है, हम फैसला करें कि कौमी असम्बली में हम नहीं जा रहे, ये हमारा राइट है। हम पंजाब असम्बली के अंदर आ रहे हैं, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा राइट है। सब क्या ये तासुर दुरुस्त है कि खान साहब पंजाब के जो लीडरशिप है उससे बहुत नाराज़ हैं और वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर मैसिव लेवल के ऊपर पोस्टमार्टम की ज़रूरत है और यहाँ पर जो है तंजीम साजी और हाउस इन ऑर्डर करने की जितनी ज़रूरत यहाँ पर है शायद किसी दूसरे सूबे में हो? मैंने अब तारिक भाई इस पर टोकिएगा ना 2 मिनट मुझे, मैं अभी इस वक्त जो है वो अपनी हल्के की PP 17 की कोर कमेटी की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ। वहाँ पे जो 100-150 मेरे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, नाजिम, नायब नाजिम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा अल्लाह पाक के करम से हमारी परफॉर्मेंस इस 25 मई को कंपैरेटिवली 2007 में नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आने का ऐलान किया और बग़ैर किसी डील के, परवेज़ मुशर्रफ का आखिरी साल था, नफ़रत की इंतहा थी परवेज़ मुशर्रफ और काफ लीग के ख़िलाफ़, लोग घरों से निकलने को तैयार थे उसके ख़िलाफ़। ये इमाम ख़मीनी और नेल्सन मंडेला बन के इन्होंने ऐलान किया मैं आ रहा हूँ। यकीन जाने जितनी जुल्म और जबर और इस्तबदाद 25 मई को हमारे साथ किया गया उसका 1/3 भी परवेज़ मुशर्रफ की इंतज़ामिया ने नहीं किया था। उसके बावजूद एक बंदा, सिंगल एक बंदा भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं था। और वहाँ पे फिर सादुल हरारी आया, वो ज़बरदस्ती पकड़ के जनाब उसको वॉशरूम से उठा के एयरपोर्ट के वापस ले गया और वहाँ पर एक बंदा नहीं आ सका। उससे 300 गुना ज़्यादा जुल्म, जबर, इस्तबदाद हमारे साथ हुआ। फिर भी 40 से 50 हज़ार बंदा आपके पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था और लाखों बंदा पूरे पाकिस्तान से निकला था। वो अलग बात है कि उनको उनके रस्तों में, घरों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में रोक लिया गया, मारा पीटा गया। तो जनाब हमारा वो प्रोग्राम 100% मैं अपना बीइंग सियासी कारकुन कहूँगा कामयाब था, तारीखी था। अगर आप पिछली सारी हिस्ट्रियाँ उठा के प्रोग्राम होगा। वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर्स, उसके बाद आई हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक सर। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये 10 जून को बजट है, बजट के बाद आप ये कह रहे हैं कोई डेडलाइन का जो है ऐलान होगा, ये मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, एहतजाज होगा, या आपको लग रहा है कि इससे पहले ही मामलात कुछ और हो जाएंगे? अच्छा, मैं आपस की बात बताऊं, मैंने कल कोर कमेटी की मीटिंग में भी ये बात रखी कि हमें शायद मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ज़रा महीना का इंतज़ार कर लें, आवाम घरों से निकलेगी और ये इम्पोर्टेड हुक्मरान और ये क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी साहब खुद 9-2-11 होंगे। मार्च नहीं होगा, 9-2-11 होंगे और आवाम इनको घरों से निकालेगी जो हालात बन चुके हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कि मार्च नहीं होगा, अगर मार्च नहीं होगा, धरना नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं हो रहा तो क्या इनकलाब ने यू टर्न ले लिया? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद पीटीआई एक स्टेप पीछे हटती नजर आ रही है। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का प्लान बजट के बाद तक मौखर करने के साथ साथ पंजाब में होने वाले बाय इलेक्शंस में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने और हल्का बंदियां चैलेंज करने का फैसला किया है। अब यहां पर सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर गुमगू की सूरत हाल से दो चार है? क्या कोई अनसर्टेनिटी है? लॉन्ग मार्च मौखर करने के पसे पर्दा मुहर्रकात क्या है? क्या तहरीक इंसाफ को एक बार फिर लॉन्ग मार्च की नाकामी और एक्सपोज होने का खतरा है? पीटीआई जहां एक तरफ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रही है, बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करने का इरादा रखती है, वहीं असेंबलियों में वापस ना जाने के फैसले पर बज़द नजर आ रही है। इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास ना जाने का फैसला हुआ। वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पंजाब में बाय इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेगी। पंजाब हुकूमत बाय इलेक्शंस में धांधली का मंसूबा बना चुकी है। साफ और शफाफ इलेक्शंस कराना
इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बाई इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होते तो आइंदा जनरल इलेक्शंस पर सवालात होंगे। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। इस वक्त के स्पीकर ने इस्तीफे कबूल, इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। अब इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जब आप स्पीकर चैम्बर में नहीं जाना चाह रहे तो क्या आप ये प्रोसेस भी चाहते हैं कि हवा में मुअल्लक रहे, यानी ना तो इस्तीफे कानूनी तौर पर मुकम्मल होंगे और ना दूसरी तरफ आपका ये बयान भी है कि हम इस्तीफे दे चुके हैं, तो क्या कोई वापसी का रास्ता भी है, कोई यू टर्न भी ले सकती है इस पर तहरीक इंसाफ? मार कोर कमेटी इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे वो आपके सामने रखता है। नेशनल असेंबली ने मेंबरान कौमी असेंबली को खतूत लिखे कि वो कल यानी कि 6 तारीख से 10 जून तक असेंबली में पेश हों, अपने इस्तीफों से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं, उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं और मजीद उनके सामने पेश होने की कोई जरूरत नहीं है। कोर कमेटी का ये तज्जिया है कि पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। इस वक्त जो अफरात ज़र है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो इकदाम हैं इनका इम्पैक्ट अभी आना है और ये 10 जून के बजट से पहले इसका इम्पैक्ट आना है। 10 जून को क्या नए इकदाम उठाते हैं उस पर तो बजट की तकरीर के बाद ही हम अपना रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, लेकिन हमारा ये तज्जिया है कि पाकिस्तान का अफरात-ए-ज़र एक नई हद को छूने वाला है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आज तहरीक इंसाफ के 30 अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर रखा था, लेकिन पीटीआई का कोई रुकन पेश नहीं हुआ। स्पीकर ने हर पीटीआई रुकन के लिए 5 मिनट मुकर्रर कर रखे थे, लेकिन कोई भी रुकन असेंबली ने स्पीकर चैम्बर में पेश ना होने का फैसला किया, जैसा कि कोर कमेटी के अंदर डिसीजन हुआ था। अब जहां पाकिस्तानी सियासत में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं पर पाकिस्तानी सियासत में ग्रैंड डायलॉग का बयानिया भी जोर पकड़ता जा रहा है कि इस वक्त एक लार्ज पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, तमाम तर स्टेक होल्डर्स को बैठने की जरूरत है, बातचीत के जरिए मुल्क आगे बढ़ सकता है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था वो भी आपको दिखाता हूं। ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ ना लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और शोबे हैं जिसमें ये मुल्क जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अभी मुझे आए अपना 1.5 महीना या 2 महीने होने वाले हैं। 3.5 साल जो हुआ जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे 1.5 महीने का हिसाब लेना है, मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। अब ये ग्रैंड डायलॉग, एक टेबल पे बैठना, मामलात को पॉलिटिकली हल करना, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं या इसमें वाकई कोई प्रैक्टिकलिटी भी है? मुमकिन भी दिखाई देते हैं। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाहिद हुसैन साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ कोर कमेटी में फैसला कर चुकी कि बजट के बाद कोई ना कोई लाहेअमल देंगे, कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से, धरने के हवाले से। उधर हुकूमत भी यकीनन बजट को पेश नज़र रखे हुए है, उन्हें भी लगता है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो बजट के बाद काफ़ी हद तक बेहतर तौर पर दिखाई देने लगेगी और बजट के बाद चीज़ें बेहतर होंगी एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न। तो आपको क्या लगता है बजट के बाद क्या होने जा रहा है? देखिए बजट तो अब आता है तो अब उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होने जा रही है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं, जो कि मसाइल हैं, उसका तो एक ही तरीक़ेकार जो आपकी जो है जो उसको ठीक करने का सवाल पैदा होता है। और कोई हुकूमत जब छोटे टर्म के लिए आती है या होती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। तो बजट आने से मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा कोई सूरत हाल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ यही होगा कि किन चीज़ों पे जो है वो जो है टैक्स बढ़ाया जाएगा, किन चीज़ों पे घटाया जाएगा। तो चैलेंज सिर्फ इतना सा आता है कि ऐसे इक़दाम किए जा सकें जो आपकी बुनियादी तौर पे सनत को नुकसान ना पहुँचे या एक्सपोर्ट्स को नुकसान ना पहुँचे, और ख़ास तौर पे जो अवाम पे जो बोझ है वो कम से कम हो। आप किस तरह से कर सकती है हुकूमत के लिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये उनके पास आती है। नहीं जाहिर साहब, इस वक्त एक कंट्रोवर्सी भी है या इसको कॉन्स्पिरेसी कह लें, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि बजट के बाद, क्योंकि हुकूमत जब बजट में चली जाएगी, रिफॉर्म्स मेजर क्या लिए हैं इसने, IMF भी देखेगी, IMF प्रोग्राम यानी IMF के साथ जो अधूरा एग्रीमेंट था वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो इरादा रखते हैं कि अगले इंतखाबात के हवाले से कोई लाहेअमल तैयार किया जाए। तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बजट के साथ मशरूत है, फिर IMF के एग्रीमेंट के साथ मौजूद है और फिर उसके बाद कोई इंटरिम सेटअप अनाउंसमेंट की तरफ जाया जा सकता है? नहीं देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कोई, मुझे तो नहीं लगता है कोई इंटरिम अरेंजमेंट को जो है कोई जल्दी अनाउंस हो जाएंगी।
क्योंकि जब हुकूमत ने ये फैसला ये कर लिया है कि वो जो है पूरी मुद्दत ख़त्म करेंगे, ठीक है उसमें मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन ये था कि जब आप इक़दामात उठा सकते हैं या बजट पेश करने के फ़ौरन बाद जो है अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो उसके नुकसानात खुद इनको भी बहुत पड़ेंगे। तो मुझे जो ख्याल लग रहा है वो ये, ठीक है पीटीआई कह रही है कि हम बजट के बाद देख लेंगे, लेकिन असल मसला ये आता है कि पीटीआई की जो है वन डायमेंशनल सियासत है। उन्होंने अपने आप को नेशनल असम्बली से हटा के अब एक जो खुला पैदा किया है, उसको पुश करना आसान काम नहीं होता है। और अगर वो पार्लियामेंट में बैठते तो मेरा ख्याल ये कि ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते कि बजट पे डिस्कशन हो सकती थी, या जो है वो एक ज़्यादा बेहतर। और तो जाहिर साहब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस असम्बली में जा सकती है जैसे 2014 में हुआ था? क्योंकि अभी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो स्पीकर चैम्बर में जाके इसकी तौसीक नहीं कराएंगे, उन्होंने कासिम सूरी साहब को इस्तीफे दे दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 8 से 6 जून से बैचेस के अंदर जो है वो इस्तीफे एक्सेप्ट करने थे, वो प्रोसेस भी शुरू नहीं हो सका है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए इमरान खान साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, शीरी मज़ारी, इनके तो स्पीकर चैम्बर में पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस कर चुके हैं, तो ये तो फौरी तौर पर रेजिग्नेशन हो जाएंगे। हुकूमत भी इस हवाले से सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, तहरीक इंसाफ तो स्पीकर चैम्बर में जाना ही नहीं चाहती, वो कहते हैं इस्तीफे हो गए। तो आपको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं को वापसी का रास्ता मौजूद है और तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी नेशनल असम्बली में? मुझे वही लगता है जो 2014 का रिपीट लगता है, जबकि जो है पीटीआई ने ऐलान किया था धरने के दौरान कि वो इस्तीफा दे देंगे, और उन्होंने कुछ इस किस्म की चीज़ की भी थी, लेकिन कभी भी वो पेश नहीं हुए और ना ही वो प्रोसेस शुरू हो सका था, और उसके बाद चंद महीने बाद वो वापस असेंबली में आ गए थे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो है ये जानबूझ के एक एम्बिग्यूटी रखना चाहते हैं। अगर इनको फ़र्ज़ कीजिए इस्तीफा देना एक सीरियस है इस मामले में, तो देखें रूल तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो यही है कि हर इनफरादी तौर पे सारे जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने हाथ से लिख के इस्तीफा और फिर उसको स्पीकर के सामने उसकी तस्दीक करें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम पेश नहीं होंगे स्पीकर के सामने, अगर फर्ज के वाकई संजीदा है तो जाके पेश हो जाए और अपना इस्तीफा दे दें। लेकिन मुझे इस लगता है उसकी एक बुनियाद भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे अराकीन होंगे इनमें पीटीआई में जो कि इस्तीफा देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 1.5 साल तक वो इस पार्लियामेंट से बाहर बैठना जो है वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के लिए नुकसानदाह साबित हो सकती है। और इसीलिए जो है अंदर काफ़ी इस बात में बहस भी होती रही है कि क्या ये सही फैसला है कि नेशनल असम्बली से हमें हट जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि यही एक वजह मुझे नज़र आती है जिसमें अभी तक जो है कोई वाज़ेह हिकमत अमली पीटीआई अपनी बना। तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि पीटीआई असम्बली में वापस आएगी, ये हाउस भी चलेगा और फिर मिलकर कंसेंसस के साथ इंटरिम सेटअप की तरफ अगर जाना है, इलेक्शंस कराने हैं, तो ये सब बातें पार्लियामान के अंदर होती भी आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए होना तो यही चाहिए था। देखिए असल मसला ये आता है कि अगर आप पार्लियामेंट से बाहर रह के सिर्फ एजिटेशन के जरिए ये सोचते हैं कि वो अपनी सारी बातें मनवा लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर वाकई जो है पीटीआई संजीदा है तो इनको जो है बैठ के नेशनल असम्बली के अंदर वापस आके इन्हीं चीज़ों के मुताबिक बात भी करनी चाहिए, ताकि आइंदा इलेक्शन जो है वो फेयर और फ्री भी हो सके और एक्सेप्टेबल हुए हों। अगर फ़र्ज़ किए जो इस किस्म के तसादुम की सूरत हाल में जो भी इलेक्शन होंगे वो फिर मेरे ख्याल उसके मसाइल ज़्यादा पैदा करेंगे, क्योंकि जो भी जमात हारेगी वो फिर वही होगा जो कि हम पहले देखते आए हैं कि फिर वही धांधली की बात होगी, उसको माना नहीं जाएगा। तो फिर इस लिहाज से जो इंस्टेबिलिटी है सियासी तौर पे वो इलेक्शन के जरिए हल नहीं हो पाएगी। मेरा ख्याल ये कि अगर तहरीक पीटीआई को कम से कम ये समझना चाहिए कि अगर नेशनल असम्बली में बैठ के जो है वो आप इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते हैं, या जो है इंटरिम अरेंजमेंट के लिए भी आपको मुत्तफिक होना ज़रूरी है। तो अगर आप बाहर से बैठ के ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ हुकूमत को गिरा दिया जाए या हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो हट जाए, तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो फिर अब इंटरिम अरेंजमेंट में अगर इनकी से नहीं होगी तो फिर सवाल तो वही पैदा हो जाएगा। अभी भी आप इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते हैं इमरान खान साहब, तो मसला ये है कि फिर एक लिहाज से जो है एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, और जो कि खतरनाक साबित पार्टी के लिए भी होगी और ओवरऑल जो है कंट्री के। ठीक है, लास्टली जाहिर है साहब, ये न्यूट्रल्स के हवाले से जो बहुत बात हो रही है, खान साहब बारहा न्यूट्रल्स के हवाले से मुख्तलिफ बातें करते रहे, अब वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी भी फ्रूटफुल साबित होगी, ये जो पावर टॉक्स टू पावर वाली है, या मजामत होगी तो मफामत होगी, अल्टीमेटली खान साहब के लिए सूदमंद होगी? आपको लगता है कि इससे भी इनके नंबर कटेंगे? देखिए इमरान खान साहब की सियासत या उनका जो है एक इस्तदलाल बहुत अजीब सा है।
वो साढ़े 3 साल तक वो पूरी तरह फौज की हिमायत से अपनी हुकूमत चलाते रहे और इन्होंने जो इंतखाब में इनकी पावर में आना भी जो है अब कोई सीक्रेट बात नहीं है कि एक हद तक जो है मरहून मन्नत रही है इस्टेब्लिशमेंट की। और जब जो है अब उनकी जो इस वक्त शिकायत है वो ये है कि सारा काम भी इनके जो है 3 साल के दौर में मुख्तलिफ ऐसे एतबार आए थे क्योंकि इनकी मेजॉरिटी हुकूमत नहीं थी। इनकी सारा जो है हुकूमत का दारोमदार 5 सियासी छोटी जमातों पे था। तो अब उसके बाद जो है वो जब खुद इनको करना पड़ा तो वो काबिल नहीं थे कि वो उस कोalition को संभाल सके। तो इनकी जो तनकीद जो है इस्टेब्लिशमेंट पे वो ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, असल चीज़ तो यही होनी चाहिए, लेकिन उसका असल मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट आए, सियासत में हिस्सा ले और हमें सपोर्ट करे, क्योंकि वो कहते हैं ये कि जो है अगर न्यूट्रल रहेंगे तो मुल्क जो है टूट जाएगा। जब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते ये हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट आपकी हिमायत करे या जो है तो ये चीज़ कोई मतलब सियासी तौर पे और या जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नज़र नहीं आती है। और फिर वो मतलब गुस्से में भी आते हैं फिर कि जो है बात करते हैं अगर मैं नहीं होऊंगा तो मुल्क नहीं रहेगा। मेरे ख्याल ये इस्तदलाल जो है एक हद तक तो चल जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान के बाद बीजेपी को दुनिया भर से रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद इस्लामी ममालिक भारत के साथ क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमानों के जज्बात मजरू करने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन वाक़े में भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के रहनुमाओं नूपुर शर्मा, नवीन जंदाल की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स ने जहां 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को सख्त मजरू किया है, वहीं इन बयानात को लेकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। भारतीय हुक्मरान जमात जहां इन बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, वहीं उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया है बीजेपी ने, उनको अपनी पार्टी से निकाला, लेकिन उम्मत मुस्लिमा इस रद्द-ए-अमल को नाकाफी करार दे रही है। वहीं बायकॉट इंडिया मुहिम भी चल रही है कि इंडियन मसनूआत का बायकॉट किया जाए। इंडियन रहनुमाओं के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजेपी रहनुमाओं के बयान की मजम्मत करते हुए दुनिया पर जोर दिया है कि वो इस मामले का नोटिस लें, भारत की सरजनिश और फिर मजम्मत की जाए, इसको कंडेम किया जाए। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने बारहा कहा है कि मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पायमाल कर रहा है और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और भारत की सख्त सरजनिश करनी चाहिए। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुसलमानों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, इमरान खान, मरियम औरंगज़ेब, शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम रहनुमाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी रहनुमा की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में मजहबी आज़ादी पायमाल हो रही है, जिस पर दुनिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय हुक्काम की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की है। ISPR की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि पाक फौज भारतीय हुक्काम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात की शदीद मजम्मत करती है। और बयान में मजीद कहा गया है कि इश्तियाल अंगेज और अफसोसनाक अमल मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का मुंह बोलता सबूत है। इससे वाज़ेह होता है कि भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत कितने उरूज पर है। पाकिस्तान ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भारतीय हुक्मरान जमात यानी भारतीय जनता के 2 सीनियर ओहदेदारों की जानिब से तौहीन आमेज रिमार्क्स की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब करके सख्त एहतजाज किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को आगाह किया गया है कि ये रिमार्क्स मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं और इससे न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत में मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वाराना तशद्दुद और नफरत में खतरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश है और भारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उन्हें पसमानदा रखा जा रहा है, उन्हें बुनियाद परस्त हिंदू हुजूम के मुनज़्ज़म हमले का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें इंतहा पसंदों को भारत की मुख्तलिफ रियासतों के सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत भी हासिल है। जहाँ पाकिस्तान में भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के बयानात की मजम्मत की जा रही है, वहीं दुनिया भर खुसूसन अरब ममालिक और रियासतों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी आ रहा है।
सऊदी अरब इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC, कतर, कुवैत और दीगर अरब ममालिक ने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तकलीफ तबसरे की शदीद मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि सऊदी अरब ने दो टोक अल्फाज में बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा मुस्तरद किया है। आज भी ये मौक़िफ़ है और आइंदा भी यही रहेगा। सऊदी अरब तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात और मजहबी जो अलामतें हैं उनकी तौहीन को मुस्तरद करता है। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान इदारे के सदर और इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने बीजेपी रहनुमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे घिनौने बयानात मज़ाहिब के अदम एहतराम की मिसाल हैं। ऐसे बयानात देने वालों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सीरत का मुताला नहीं किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अफजल, इंसानियत का नूर और वह तमाम जहानों के लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने इंडिया की हुक्मरान जमात के उहदेदारों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ फर्जा सराई की मजम्मत की है और SPA के मुताबिक OIC ने बयान में कहा है कि बीजेपी के उहदेदारों ने पैगम्बर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी की है वो इंडिया में इस्लाम के खिलाफ नफरत और इसे बदनाम करने वाली शिद्दत पसंद मुहिम का हिस्सा है। OIC ने इंडियन हुक्काम से कहा है कि वो इस्लाम के खिलाफ हर तरह की हर्जा सराई और तौहीन आमेज़ इक़दामात का सख्ती से नोटिस लें। इश्तिआल फैलाने वालों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और तशद्दुद के जराइम करने वालों को अदालत में पेश करें और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों का एहतसाब किया जाए। इस हवाले से जो खलीजी रियासतों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात भी हो रही है। और उस वक्त कि जब ये हो रहा है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में की भी याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर ये वाज़ेह किया था कि जो बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है वो इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो उनके बयानात हैं, स्टेटमेंट्स और वो जंग लड़ने की बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट, ख़ासतौर पर इस मौके के ऊपर उसकी रियलाइजेशन का अंदाज़ा होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। और अब जबकि खलीजी रियासतों की जानिब से भारतीय मसनूआत को बायकॉट करने की बात हो रही है तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर भी एक बहस चल रही है कि ऐसे में जब इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन करने की बात कर रहे हैं, तिजारत को ओपन करने की बात कर रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि कैसा मुल्क जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां पर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि फिर RSS के साथ और हिंदुत्व नज़रिए को कैसे फ़रोग़ दिया जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई है, वहाँ जो मुस्लिम अक़लियतें हैं और उन्हें अपने मज़हब को एक्सरसाइज करने की आज़ादी हासिल नहीं है। अगर प्रोड्यूसर प्लीज़ आप फुटेज कट कर सकें और वो दिखा सकें कि इस वक्त वहाँ पर क्या प्लेकार्ड्स आवेज़ा हो रहे हैं, वहाँ पर मुसलमान किस तरह अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आप देखें कि तमाम तरह अक़लियतें बीजेपी के इस स्टेटमेंट के ऊपर इकट्ठी हैं। ना सिर्फ ये कि मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं बल्कि सिख भी इक्वली वहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। दुनिया भर के अंदर ये मुजाहरे हो रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जब भारत के साथ तिजारत को ओपन करने की बात होती है या अपने इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए बात होती है, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे में हम कंडेमनेशन तो करते हैं, मज़म्मती बयानात तो देते हैं, लेकिन हमारा एहतजाज पुरअसर कैसे हो सकता है? क्या एक तरफ तो वहाँ से हमारी जो मुस्लिम अक़लियतें हैं उन पर ज़मीन तंग की जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, उन्हें दहशतगर्दाना सरगर्मियों का सामना करना पड़े, हिंदुत्व नज़रिए के हामी RSS के गुंडे मुसलमानों पर ज़मीन को तंग करें और दूसरी तरफ हम उनके साथ तिजारत को फ़रोग़ देने की बात करें। क्या ये एक हल हो सकता है? क्या इसके ज़रिए से ठोस मैसेज जा सकता है? और ऐसे में जब गल्फ़ स्टेट्स जो है बायकॉट इंडिया की मुहिम चला रहे हैं तो क्या बायकॉट इंडिया करके हम बेहतर तौर पर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे सकते हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मज़हबती बयानात के ज़रिए से नहीं बल्कि ठोस इक़दामात के ज़रिए से इसका सद्देबाब मुमकिन है। अब एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क को इस वक्त बहुत सारे बहरानों का सामना है और एक बहरान को थमता है तो दूसरा बहरान सर उठाने लग जाता है। इस वक्त सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को शदीद अज़ियत, शदीद मुश्किलात का सामना है और उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अब से 2.5 घंटे की लोड शेडिंग से ज़्यादा नहीं होगी। कुछ ही देर पहले शाहिद खान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वे बता रहे थे कि अब वो रोड टू लेस इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग की तरफ जा रहे हैं और उसमें 30 जून तक 2 से 1.5 घंटे तक की लोड शेडिंग रह जाएगी। अब एक बहरान का तो जो है वो सामना है जिसकी क्राइसिस को ख़त्म करने की बात हो रही है। गैस क्राइसिस अपनी जगह पर है, तो तीसरा एक अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रोमिनेंट क्राइसिस जो है वो पानी के बहरान का है। पानी का बहरान भी 22 साल रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आपकी ज़खायर 97% कम हो गए हैं। जहां पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना है, इसके साथ साथ मुल्क में
पानी का बहरान भी संगीन होने से पानी की कमी का जो 22 साल रिकॉर्ड है वो टूट गया है। जबकि सूबों को 50% पानी की कमी का सामना है। आबी ज़खायर में 90% कमी वाक़ हुई है। पानी की कमी और मुनासिब बारिशें ना होने से रबी की फसलों की काश्त शदीद मुतासर हो रही है, जिससे मईशत के साथ साथ पाकिस्तान पर ग़ज़ाई किल्लत के बादल भी मंडलाने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक पानी की कमी का मसला संगीन है और वक्त के साथ साथ मज़ीद ख़तरनाक होता जाएगा। इरसा की जानिब से पानी की सूरत हाल की तफसीलात के मुताबिक तरबेला डैम गुज़श्ता 1.5 माह से खाली है, जबकि मंगला डैम में पानी का ज़ख़ीरा ना होने के बराबर है। डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 1 लाख एकड़ फिट है, जबकि गुज़श्ता साल डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 35 लाख एकड़ फिट था। इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्क में पानी बहरान में शिद्दत से पानी की कमी का 22 साल रिकॉर्ड टूटा है। दरियाओं में पानी के बहाव में भी 56% कमी रिकॉर्ड की गई है और इरसा के मुताबिक शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत इंतहाई कम है। तरबेला डैम गुज़श्ता 1.5 माह से खाली है, जबकि मंगला डैम में पानी का ज़ख़ीरा भी ना होने के बराबर है। और डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 1 लाख एकड़ फिट है, जबकि गुज़श्ता साल डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 35 लाख एकड़ फिट था। और जो अगर दरियाओं में पानी का मजमूई तौर पर बहाव देखा जाए तो वो 1,25,000 क्यूसेक है। गुज़श्ता साल इन दिनों दरियाओं में पानी का बहाव 2,84,000 क्यूसेक था, यानी अब हाफ रह गया है। इससे पहले जो बहाव नोट किया जा रहा था गुज़श्ता साल, अब उससे कमी वाक़ होकर 50% के ऊपर आ गया है। गुज़श्ता साल इन दिनों दरियाओं में पानी का मजमूई तौर पर जो बहाव है वो कहीं ज़्यादा था। डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 35 लाख एकड़ फिट था। जो इस वक्त इरसा की रिपोर्ट जो सिचुएशन बता रही है वाटर क्राइसिस से मुताल्लिक, ये इंतहाई संगीन नौयत की है, क्योंकि अगर डैमों में पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली ना तो जो है मुल्क के अंदर पानी दस्तयाब होगा, ना बिजली बनाने के लिए पन बिजली के हवाले से जो हाइडल सोर्सेज है उस हवाले से पानी दस्तयाब होगा, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस यकीनन सर उठाएगा। और इस वक्त की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, जब मुल्क की सियासी सतह के ऊपर नेशनल डायलॉग की बात की जाती है, तो गुज़श्ता रोज़ ही मियां मंशा साहब जो बिजनेस टाइकून है उनकी तरफ से एक मशवरा दिया गया कि अगर इस वक्त 12-13 जमातें एक तरफ है, तकरीबन कौमी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल कर, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए शायद ये मुनासिब वक्त है, इससे ज़्यादा मुनासिब वक्त कोई नहीं हो सकता कि बैठें और कालाबाग डैम के सेंसस डेवलप करें। अगर कालाबाग डैम जैसा एक बड़ा डैम मुल्क में तामीर हो जाता है, जिसके बारे में हम गुज़श्ता 70-73 सालों से सुन रहे हैं कि एक बोन ऑफ कंटेंशन है, लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट है, तो अगर सारे स्टेक होल्डर्स मिल के एक कंसेंसस डेवलप कर लें और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो शायद जो पानी की ज़रूरियात हैं आइंदा आने वाले कई बरसों तक और कई नस्लों के लिए वो हम पूरी कर सकते हैं। तो हम यहीं से क्यों स्टार्ट नहीं करते हैं? तो लेट्स डेवलप अ पॉलिटिकल कंसेंसस। हमारी एक 10 बरसा गुजारिश भी है तमाम सियासी रहनुमाओं से भी और तमाम स्टेक होल्डर से भी कि जब नेशनल डायलॉग की बात होती है तो नेशनल डायलॉग के अंदर ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिप्लीट हो रहे हैं और डिप्लीट होते हुए रिसोर्सेज का काउंटर स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या है। आई होप कि आगे चलकर इस पर भी बात होगी और अल्टीमेटली ये जो हैंगिंग इन द एयर है ये मामला ये हल भी हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, बात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।